आज बाबू आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का लास्ट क्लास चल रहा है। इसमें सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन समझाएंगे जो आपका टॉपिक कनेक्शन प्रॉब्लम होगा। ठीक, पिछले क्लास में हम आपको समझाए थे ये बात को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेल्यूर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक, ध्यान से सुनिए। वेव थ्योरी कहता है बाबू कि जब सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है, जब सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है तो ये इंसिडेंट लाइट का एनर्जी पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और जब पूरे सरफेस पे एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सारा इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इक्वली गेन करेगा, सारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इक्वली गेन करेगा। और जब सारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इक्वली गेन करेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी धीरे 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 बढ़ेगा। और जब एनर्जी बढ़ते 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 वर्क फंक्शन के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा तो फिर सडनली सारा इलेक्ट्रॉन एक साथ बाहर एमिट करेगा। ये कौन समझाता है? वेव थ्योरी समझाता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल स्टडी या आइंस्टीन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाए तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन का इमिशन इंस्टेंटली होता है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंट ऑफ फोटोन एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि वेव थ्योरी कहता था कि पहले लाइट इंसिडेंट होगा, एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, धीरे 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 एनर्जी बढ़ेगा और इसमें कुछ टाइम लगेगा, और कुछ टाइम के बाद जब सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वर्क फंक्शन या उससे ज़्यादा होगा तो फिर सारा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इसका मतलब है कि जो टाइम लैग का कॉन्सेप्ट आ रहा था, जो टाइम लैग का कॉन्सेप्ट आ रहा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसी भी तरह का टाइम लैग नहीं होता है, इसको एक्सप्लेन वेव थ्योरी नहीं कर पा रहा था। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग टाइम लैग का कॉन्सेप्ट था, जबकि आइंस्टीन के अनुसार या एक्सपेरिमेंट के अनुसार किसी भी तरह का टाइम लैग नहीं था। ठीक, तो ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। दूसरे पॉइंट में वेव थ्योरी कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंक्रीज कर जाएगा, या अगर आप इंटेंसिटी को घटाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब ये बाबू कि वेव थ्योरी के अनुसार स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी डिपेंडेंट था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी डिपेंडेंट था। जबकि एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, जरा देखिए तो ये ग्राफ आप लोग को पिछले क्लास में हम समझाए थे। ये आपका था इंटेंसिटी के बढ़ाने से सिर्फ सैचुरेशन करंट बढ़ रहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा था। तो वेव थ्योरी कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी डिपेंडेंट है, जबकि एक्सपेरिमेंट कहता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी इंडिपेंडेंट है। कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। वेव थ्योरी कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर आप इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, एट ईच फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हो सकता है। जबकि ऐसा देखा गया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, और इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटोन का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर फोटोन का फ्रीक्वेंसी इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है या बराबर है तभी फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कौन कहता है बाबू? एक्सपेरिमेंट कहता है या आइंस्टीन कहते हैं। जबकि वेव थ्योरी कहता है कि अगर आप इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर देंगे, अगर आप इंटेंसिटी को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो किसी भी फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन संभव है। कहने का मतलब ये कि वेव थ्योरी के अनुसार
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जबकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी कहता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है। तो इस तीन रीजन से आप आसानी से कह सकते हैं कि वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सक्सेसफुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये था आपका फेल्योर ऑफ वेव थ्योरी। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, वेव थ्योरी को एज्यूम करते हुए। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, ठीक, फिर भी इस क्वेश्चन को हम इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक, तो हो सके कि आपसे कभी पूछ ले। हालांकि उम्मीद इस क्वेश्चंस के पूछने का बहुत कम होता है, ठीक। देखिए क्या कहता है। लाइट ऑफ इंटेंसिटी आपका दिया हुआ है, फॉल्स ऑन ए सोडियम फोटोसिल ऑफ सरफेस एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी फॉल हो रहा है वो एनर्जी कितना फॉल हो रहा है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, इंटेंसिटी इनटू एरिया, पढ़ाया हुआ है। तो इंटेंसिटी दिया हुआ है 10⁻⁵ और एरिया दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आएगा 2 × 10⁻⁹ जूल। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब देखिए यह एनर्जी जो है वो पर सेकंड है, ठीक ना, क्योंकि इंटेंसिटी दिया हुआ है वाट पर मीटर स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा। अब कह रहा है कि assuming that the top 5 layer of sodium absorb the incident energy। सुनिए, ये जो एनर्जी फॉल हो रहा है पर सेकंड, ये जो एनर्जी पर सेकंड फॉल हो रहा है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो टॉप 5 लेयर ऑफ सोडियम। मतलब उस टॉप 5 लेयर में सोडियम के जितने भी एटम्स हैं वो सारा का सारा एटम्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम समझते ये हैं कि उस टॉप 5 लेयर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है। तो हम यहाँ देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 5 लेयर की बात कर रहे हैं बाबू, तो 5a डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। तो 5 × 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4πr²। 4πr², तो r² की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से अगर हम रफ कैलकुलेशन करें तो ये आपका कितना आएगा, तो 10⁻⁴ और ये हो गया 10⁻⁻20, -20 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या होगा हमारा +20। 5 × 2 10, तो ये अप्रॉक्स आएगा 10⁻17 एटम। कितना आएगा, 10⁻17 एटम्स। कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है पर एटम। अगर एक इलेक्ट्रॉन पर एटम फ्री हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बाबू, तो 10⁻7 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनिए। अब ये जो एनर्जी फॉल हो रहा है, ये एनर्जी ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसको गेन करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन है, 10⁻17 इलेक्ट्रॉन है। ये सारा इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करेगा, और जब सारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो हम कह सकते हैं कि पर सेकेंड एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो टोटल एनर्जी है 2 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻17। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 2 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड। ठीक। अब जरा सोचिए कि आपका जो वर्क फंक्शन है वो कितना गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ते बढ़ते कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तभी फोटो एमिशन होगा, अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो अब ये एनर्जी को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होने में कितना टाइम लगेगा हम लोगों को मालूम नहीं है, तो एज्यूम कर लिए कि t टाइम लग रहा है। तो इन t सेकेंड एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 2 × 10⁻26 जूल पर सेकेंड इंटू t सेकेंड। दैट मीन्स
2 इंटू 10⁻⁻26 टी जूल। तो दिक्कत, अब इसी एनर्जी को किसके बराबर होना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू 10⁻⁻26 इंटू टी इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना सारे बच्चे जानते हैं, तो यहां से लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻26 टी जूल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। काट कूट कर दीजिए तो बाबू, ये जूल से आपका जूल कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो गया। यहां से लिख सकते हैं कि T इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये -19 है और ये उधर जाएगा +26, तो 10⁻7 सेकंड। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में वेव थ्योरी के अनुसार कितना समय लगेगा, 1.6 इंटू 10⁻7 सेकंड लगेगा। अगर इसको ईयर में चेंज करेंगे तो ये लगभग हाफ ईयर, लगभग कितना बाबू, हाफ ईयर। अब जरा खुद सोच के देखिए तो कि वेव थ्योरी कहता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने में आधा साल लगेगा, जबकि आइंस्टीन कहता है कि जैसे ही फोटोन फॉल होगा इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली एमिट होगा। तो इस अनुसार से भी, इस न्यूमेरिकल्स के थ्रू भी आप कह सकते हैं कि वेव थ्योरी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा था वो सही था या गलत था, गलत था। कितना समय लग रहा है इसके अनुसार, 1/2 ईयर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम टॉपिक कनेक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं बाबू, ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस सेक्शन को। जिनको भी एडवांस का एग्जाम देना होगा वो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें होगा क्या कि 2 टॉपिक को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे या 3 टॉपिक को हम एक साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक, और तब आपसे न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा। पहला जो 2 क्वेश्चन हम दिए हैं बाबू वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फोटोन थ्योरी से हम कंबाइन किए हैं, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक। तो आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। कह रहा है कि ए मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी 5 मिलीवाट, इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है बाबू, 5 मिलीवाट दिया हुआ है, एमिट्स 8 इंटू 10⁻15 फोटोन पर सेकेंड। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड। याद कीजिए हम आपको फोटोन थ्योरी में समझाए थे कि नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड होता है p लैम्डा डिवाइडेड बाई hc, या होता है 5 इंटू 10⁻24 इंटू p लैम्डा। यहाँ पे देखिए तो बाबू 5 मिलीवाट दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 इंटू 10⁻24 इंटू p का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻³ इंटू लैम्डा, और नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड का वैल्यू दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻15। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 8 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10⁻21। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3200 एंगस्ट्रॉम। कितना आएगा बाबू, 3200 एंगस्ट्रॉम। तो दिक्कत, तो आपका वेवलेंथ निकल गया। एक बात बताइए कि क्या आपसे वेवलेंथ ऑफ फोटोन पूछा था? नहीं, आपसे पूछा है बाबू कि वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं कि फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्वेश्चन को जरा पढ़िए तो दिया हुआ है बाबू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या दिया हुआ है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सारे बच्चे जानते हैं, यहाँ लिख रहे हैं, सारे बच्चे जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट। एनर्जी ऑफ फोटोन आप सॉल्व कर सकते हैं 12400
इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 3200 एंगस्ट्रॉम। वर्क फंक्शन तो आपसे पूछा ही गया है और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका लगभग 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 5 नॉट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से वर्क फंक्शन का वैल्यू आएगा कितना, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका टॉपिक कनेक्शन प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये सारा क्वेश्चंस किसके साथ कनेक्टेड है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको कंबाइन किया गया है। ठीक, या आप कह सकते हैं वेव थ्योरी को कंबाइन किया गया है। ठीक, तो जरा देखिए और समझिए। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ही वेव गिवन नहीं होगा, एक से ज्यादा वेव गिवन होगा। और जब एक से ज्यादा वेव गिवन होगा तो आपको पहचानना ये है कि किस वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसी के करस्पॉन्डिंग जो फोटोन होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, और जिस फोटोन का एनर्जी ज्यादा होगा उसी के करस्पॉन्डिंग निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में अक्सर आप देखेंगे बाबू कि आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना होगा कि जो 2 वेव या 3 वेव कंबाइन हो रहा है, सुपर इम्पोज हो रहा है, उसमें से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वेव कौन सा है। अगर आप ये पता कर लेते हैं तो आप आसानी से फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करके। ठीक, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स का यहाँ यूज पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि द सरफेस ऑफ ए मेटल ऑफ वर्क फंक्शन फाई नॉट इज illuminated by light whose electric field component varies with time as E is equals to E naught 1 plus cos omega t into sin omega naught t। कहा कि find the maximum kinetic energy। ध्यान से सुनिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, E is equals to E naught, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या लिखेंगे, साइन ओमेगा नॉट टी प्लस साइन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसकी जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं बाबू, ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत। अब जरा देखिए, एक तो आपका ये हो गया, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं बाबू ए और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं बी। तो ये क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, और साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो हम यहां से कह सकते हैं ना कि साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ई नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और इसको जरा देखिए क्या लिखेंगे, तो साइन ए प्लस बी तो साइन ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा टी प्लस साइन ए माइनस बी ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत। अब जरा सोचिए कि ई नॉट साइन ओमेगा नॉट टी प्लस ई नॉट बाई 2 साइन ओमेगा नॉट टी माइनस ओमेगा टी। टी को आप बाहर कर लीजिए,
तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा इंटू टी प्लस ई नॉट बाई 2 साइन टी को बाहर कर लीजिए ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इंटू टी। अब जरा देखिए, तो ये जो क्वेश्चन आपका गिवन था इसमें कितना वेव सुपर इम्पोज किया था बाबू? तो एक वेव आपका ये, दूसरा वेव आपका ये और तीसरा वेव आपका ये। इसका फ्रीक्वेंसी कितना है बाबू? तो इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, और इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। कोई दिक्कत? इसका मतलब है कि जो तीन वेव आपका गिवन है उसमें से मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? तो मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा। और अगर मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना होगा? तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप आसानी से निकाल सकते हैं कि ओमेगा मैक्स इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ मैक्स, दैट मीन्स एफ मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई, दैट मीन्स ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। कोई दिक्कत? अब जरा सोचिए कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिफाइन होगा वो इसी फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन के लिए डिफाइन होगा। तो हम कह सकते हैं नाउ from Einstein equation energy of photon बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। कोई दिक्कत? तो हम यहां से लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है बाबू? h न्यू होता है, तो h इंटू एफ मैक्स माइनस फाई नॉट h। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है? तो ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई माइनस फाई नॉट। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में और उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पहचानना होगा कि मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है। और जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता चल जाए तो आप आइंस्टीन इक्वेशन का यूज करेंगे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए बाबू, ओमेगा का वैल्यू ये है 5 इंटू 10⁻15, और यहाँ इसके लिए ओमेगा का वैल्यू है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे दो ही वेव सुपर इम्पोज कर रहा है, और ये है 8 इंटू 10⁻15। तो यहाँ तो आसानी से आपको दिख रहा है कि इन दोनों में इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा है। तो ओमेगा का वैल्यू पता चल गया 8 इंटू 10⁻15, तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी आसानी से निकाल लेंगे, ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई। कोई दिक्कत नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6 भी लिखेंगे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपके लिए होमवर्क है बाबू। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जरा देखिए, साइन 1.57 इंटू 10⁻7 x माइनस सी टी, तो ये तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। कोई दिक्कत? तो अब जरा सोचिए कि t के बगल में सिर्फ c लिखा हुआ है या t के बगल में 1.57 इंटू 10⁻⁻7 इंटू c लिखा हुआ है। तो आप सारे बच्चे कहेंगे 1.57 इंटू 10⁻7 c। तो t के बगल में जो लिखा हुआ रहता है बाबू वही ओमेगा होता है। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से आपको पता चल गया कि ओमेगा इज इक्वल टू 1.57 इंटू 10⁻7 c। तो दिक्कत? और जब ओमेगा पता चल गया तो फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा, और जब फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगा तो फिर आसानी से आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल लेंगे, और जब एनर्जी ऑफ फोटोन निकल जाएगा तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगा, बन जाना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंबाइन किया गया है बाबू, किसके साथ? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। किसके साथ कंबाइन किया गया है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लास को रेगुलर वॉच किए होंगे तो हम आपको पिछले क्लास में समझाए थे कि पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है KQ बाई R और Q इज इक्वल टू आप पढ़े थे बाबू NE। कोई दिक्कत? अब जरा अपने क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है। कहा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो होता है V सरफेस इज इक्वल्स टू KQ बाई R। कोई दिक्कत? और Q इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, तो NE। तो यहां से देखिए K Q की जगह पे लिख सकते हैं NE डिवाइडेड बाई R। अब K आपको पता है, R आपका रेडियस है, ये भी आपको पता है 4.8 सेंटीमीटर। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये भी पता है। N मालूम नहीं है, और यहाँ पे N क्या है बाबू, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। अब कितना इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है इसी को तो हमको कैलकुलेट करना है। ये अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जरा देखिए उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है। कहा कि ए सिल्वर बॉल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर इज सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड इन ए वैक्यूम चैम्बर। यूवी लाइट ऑफ वेवलेंथ 200 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द बॉल for some time during which total energy is 1 into 10⁻⁷ जूल। तो जरा सोचिए तो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितना एमिट होगा, तो हम कहेंगे एनर्जी या टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। यही ना टोटल एनर्जी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 into 10⁻⁷। एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है बाबू, hc बाई लेमडा। लेमडा को आप ऊपर लेके चले जाइए, तो 1 into 10⁻⁷। लेमडा आपका दिया हुआ है 200 नैनोमीटर डिवाइडेड बाई hc 6.6 into 10⁻34 into 3 into 10⁸। दिक्कत? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 10⁻11 फोटॉन्स। कितना आया, 10⁻11 फोटॉन्स पर सेकेंड। तो आप नहीं कह सकते हैं, इन टी सेकेंड कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स इन टी सेकेंड, कितना फोटॉन्स टी सेकेंड में बाहर निकला। अब क्वेश्चन में आगे कहता है कि एज्यूमिंग 1 फोटोन आउट ऑफ एवरी 10,000 इज एबल टू इजेक्ट ए फोटोइलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये बाबू कि ये 10⁻11 फोटोन जो फॉल हो रहा है, ये सारा का सारा फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 10,000 फोटोन में से एक ही फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजेगा। इसका मतलब है कि टोटल फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, जिसको हम लोग माने हैं n, कितना हो जाएगा, तो 10⁻11 डिवाइडेड बाई 10⁻4। 10,000 लिखा हुआ है तो 10⁻4, तो ये कितना हो गया 10⁻7। कोई दिक्कत? और इसी वैल्यू को हम वापस यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपका आएगा 9 into 10⁻9, n का वैल्यू 10⁻7, e का वैल्यू 1.6 into 10⁻19 डिवाइडेड बाई r, और r कितना है बाबू 4.8 सेंटीमीटर, तो 10⁻²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3। कोई दिक्कत? तो ये था आपका टॉपिक कनेक्शन प्रॉब्लम। और भी प्रॉब्लम इसमें बचा हुआ है, ठीक, आज हम नहीं करा पा रहे हैं। जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें से शुरू का 15-20 मिनट हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें आपका वेव ऑप्टिक्स कंबाइन होगा, फिर आपका मैग्नेटिज्म कंबाइन होगा, फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर कंबाइन होगा। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, कुछ रीजन से हम आपको यहाँ पे क्लास को ऑफ कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू बाबू।